जैव प्रक्रम बेटा पढ़ा रहे थे हम। जैव प्रक्रम में कुछ सवाल आ गए, देखते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं। स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण क्या अंतर है? स्वयं पोषी पोषण वो होते हैं जो प्रकृति से कच्चा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। दो ही चीजें हैं, ये हरे पेड़ पौधे और साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल। विषम पोषी पोषण वो होते हैं जो बना बनाया भोजन को यूज करते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, हरे पेड़ पौधों पे या बैक्टीरिया पे कुछ। ठीक है, विषम पोषी पोषण क्या अंतर है? मेन यही अंतर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? कच्ची सामग्री जड़ों से प्राप्त करता है और अपने रंध्रों से प्राप्त करता है। कच्चे जो हरे रंध्र होते हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जड़ों से पानी और लवण लेता है। और प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश कच्ची सामग्री नहीं, सामग्री वो कहलाती है जो रूप बदलती है, और जो बिल्कुल यूज हो जाती है उसे कच्ची सामग्री नहीं कहते हैं। प्रकाश कच्ची सामग्री नहीं आता, आवश्यक पदार्थ में आता है जो जरूरी है। तो कच्ची सामग्री क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लवण। ठीक है, लवण खाद के रूप में होते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में मोस्टली, बाकी भी होते हैं मोलिब्डेनम, लेकिन मोस्टली सबसे ज्यादा कौन होते हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट, एनपीके होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए। खाद के रूप में होते हैं, या तो आप केमिकल फर्टिलाइजर लेते हो, केमिकल वाली खाद, या फिर कुदरती खाद, नेचुरल खाद जो होती है आप इस्तेमाल करते हो। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? बेटा खुद जवाब देने की कोशिश करें। अम्ल की भूमिका दो है कि अम्ल क्या है? भोजन को अम्लीय बनाता है, जिसमें पेप्सिन नाम का एंजाइम क्या है? रिएक्शन करता है। पेप्सिन नाम का पीछे चैप्टर में लिखा हुआ है। और क्या होता है? आने वाले बैक्टीरिया लवणों को क्या है? पैथोजन को, रोगाणु को मारता है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक एंजाइमों का कार्य है कि भोजन को सरल से सरल बनाना, बहुत छोटा बनाना, ताकि वो हमारी आंतों द्वारा सोख के ब्लड में भेज दिया जाए और ब्लड के द्वारा वो चला जाए कोशिकाओं तक। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांत को कैसे विकल्पित किया गया है? शुद्धांत तो बेटा बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट करा गया है, बहुत ज्यादा कुंडली बनाई गई है ताकि वो बड़ा हो, और उस पर भी कुंडली में भी क्या उभार है, क्या ऊन की तरह ये कुंडली है। हमारे शुद्धांत छोटी आंत का डिजाइन बोला है अभी, मतलब डिजाइन या शेप या चेक या कैरेक्टरिस्टिक मॉडिफाई कैसे किया गया है बेटा? क्यों करा गया है? ताकि छोटी जगह पर सबसे बड़ा लंबा पार्ट है हमारे शुद्धांत। शुद्धांत सबसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे ऐसा विकल्प किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल है श्वसन आते हैं बेटा। श्वसन आने बाद में एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा श्वसन। हाँ, नलिका है, ये फूंक मार रहा है, परखनल में चूने का पानी है, पिचकारी से पिस्टन से रबर नलिका स्टेप है, चूने का पानी मार डाला जा रहा है। चूने के पानी में निश्वास, निश्वास होता है छोड़ना सांस को, अंतश्वास होता है लेना। वायु प्रवाहित हो रही है चूने के पानी में, श्वास छोड़ना, सांस छोड़ना। ठीक है, पिचकारी सिरिंज द्वारा वायु प्रवाहित की जा रही है। एक प्रश्न में ताजा तैयार किया हुआ चूने का पानी लीजिए, इस चूने पानी में निश्वासदार निकली वायु प्रवाहित कीजिए। नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूर होने में कितना समय लगता है। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी प्रश्न में ताजे चूने का पानी लेकर वायु प्रवाहित करते हैं। नोट कीजिए कि इस बार चूने के पानी को दूर होने में कितना समय लगता है। निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में हम क्या दर्शाता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी बेटा वहां पर जो है झाग ज्यादा बनेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने पानी को दूर कर देता है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ यीस्ट डालिए। यीस्ट होता है खमीर, यीस्ट खमीर वो होता है जो ब्रेड को फुलाने के काम आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, रिएक्शन करता है। इनमें जो यीस्ट खमीर है वो क्या है? फर्मेंट कर देते हैं। फर्मेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? चलो आ जाएगा यार। एक छिद्र वाली कॉर्क लगे प्रश्न में, इस विषय को ले जाइए। कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाई। मुड़ी हुई कांच की नली यूं क्योंकि उसमें कांच की नली को ज्यादा उसमें कोई बैक्टीरिया कोई चीज नहीं पहुंच पाए। नली के स्वतंत्र सिरे को, एक सिरा स्वतंत्र होगा। ताजा तैयार चूने के पानी वाली प्रश्न में जाइए। चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को तरह परिवर्तन लगने वाले समय का अवलोकन कीजिए। किल्वन, हाँ यही है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को किल्वन कहते हैं। यीस्ट करता है, यीस्ट क्या करता है? किल्वन करता है। किल्वन को कहते हैं फर्मेंटेशन। इसके लिए क्या चाहिए? यीस्ट चाहिए। यीस्ट यानी खमीर। ठीक है, खमीर चाहिए जो ब्रेड बर्गर फुलाने का आता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पिछले अनुभाग में हम जीवों पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण होता है भोजन को अंदर लेना, इनटेक करना, पोषण प्रक्रम के लिए होता है। कोशिका उनका उपयोग विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है। उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम, जैव के लिए, जीवन के लिए जो प्रोसेस चाहिए उनके लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। जीव इसे ध्वनि वृद्धि द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन को उपभोग, ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तरह जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे रास्ते का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण क्या हुआ? ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु तथा 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है, C6H12O6। पायरुवेट का फॉर्मूला याद की जरूरत नहीं है, आगे पूछना है। ये प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका के अपने 9th क्लास में पाठ पढ़े हैं। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और
जो बिखरा हुआ पदार्थ होता है जिसे कोशिका अंग पाए जाते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उससे होते हैं। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल, शराब तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो हो सकता है दो चीजें होती है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी या इथेनॉल बनेगा। जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पर इथेनॉल बनेगा, जहां पर ऑक्सीजन होगी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, ये प्रक्रम किल्वन के समय, वो फर्मेंटेशन के समय यीस्ट में होता है, क्योंकि प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसे अवायु श्वसन कहते हैं, किल्वन वाला। ठीक है, इसी में क्या बन रहा है बेटा, इसी में शराब बन रही है। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट जो टूटेगा ऑक्सीजन का यूज करेगा तो कितना होगा, वहीं के माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस जो किसे कहते हैं, याद होगा 9th क्लास में हमने पढ़ाया था, पावर हाउस कोशिका का। ये प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट का अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु देता है। 3 कार्बन वाले पायरुवेट को तोड़ के 3 बनाएगा। दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला, सॉरी, कार्बन एथेनॉल वाला क्या होगा, वायु की अनुपस्थिति में होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें निर्माण होगा वो क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ये वायु श्वसन कहलाता है। वायु श्वसन में ऊर्जा का मोचन, ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा का प्राप्ति व अवायु श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ऊर्जा ज़्यादा बनती है और ऑक्सीजन के बगैर ऊर्जा बहुत कम बनती है, तो ऑक्सीजन वाले में ऊर्जा का प्रमाण ज़्यादा होगा। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाएं मसल, पेशी मतलब मसल, जो आप क्रैम्प आ जाते हैं, मसल्स में क्रैम्प, अब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, सांस बहुत फूल जाती है, सांस बहुत आती है, तो वो ऑक्सीजन वहाँ पर जाती है, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचने में रुकावट आती है। तब पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा रास्ता अपनाया जाता है। या पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण क्रैम्प का कारण हो सकता है। लैक्टिक अम्ल से ही पैर में, हाथों में ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करने से, ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करने से कोशिका में काय का निर्माण होगा बेटा, ये होगा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा, तो ये क्रैम्प बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इसकी वजह से क्या होगा, क्रैम्प आ जाएंगे, क्रैम्प आ जाएंगे। अब बेटा ये ब्लूप्रिंट है, ये देख लो, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बड़े आराम से लगाया है। ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है, C6H12O6 है, इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन जो फॉर्मूला आपको उसमें नहीं होनी है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, कोशिका के अंदर जो पार्ट होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म पायरुवेट 3 वायु में अणु, कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लूकोज पहुंचेगा, ब्लड के द्वारा पहुंचेगा। ब्लड सारी नसों में है, बताइए, धमनी शिरा और केशिका के जरिए। धमनी शिरा बहुत बारीक बारीक पार्ट में बन जाती है, जिसे केशिका कैपिलरीज कहा जाता है। केशिकाएं कोशिका से जुड़ी होती है। कोशिकाओं में ये विसरण के द्वारा भोजन का पचा लेते हैं। भोजन ग्लूकोज के रूप में, पाचन के रूप में होता है। वहाँ पर कोशिका द्रव्य में जब ये जाता है तो पायरुवेट 3 वायु में अणु होते हैं, ऊर्जा 3 अणु होते हैं, ऊर्जा। अब 3 टाइप से टूटेगा ये पायरुवेट, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, एब्सेंट, ऑक्सीजन की कमी, ये 0 हो गया, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन ज़्यादा है इसमें, ये ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पर यीस्ट में होता है, यीस्ट खमीर, जैसे खमीर का एग्जाम के लिए यीस्ट में, यहाँ पर क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। शराब इसी तरह से बनाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा के 2 कार्बन अणु प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कमी है, हमारी पेशी मसल्स में होगा, या कोई भी जानवर है, जो भी रीढ़ की हड्डी वाला जानवर है, उसकी पेशी मसल में होगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऊर्जा निकलेगी 3 कार्बन अणु वाला। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल और ऊर्जा बनेगी, और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये क्या में होगा, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये यीस्ट में होगा। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन है, बहुत आसान है, ये ब्लूप्रिंट तैयार कर लें, यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कर लें, सब कुछ हो जाएगा। इससे एक सवाल बन सकता है, चाहे अतिलघु बने, चाहे लघु बने, चाहे दीर्घ बने। कोशिकीय शोषण द्वारा मोचित ऊर्जा, जो ऊर्जा बनेगी तत्काल ही एटीपी नामक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक अणु के संश्लेषण में, उसको बनाने में, संश्लेषण माने रॉ मटेरियल से प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका के अन्य क्रियाओं के लिए। अब कोशिका बहुत क्रियाएं करती है, कोशिका के लिए ईंधन फ्यूल की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलती है, मोचित होती है, जो कोशिका अंदर होने वाली अंतरोष्मी एंडोथर्मिक क्रियाओं, एंडोथर्मिक मतलब जो ऊष्मा देगी, एक्सोथर्मिक जो ऊष्मा निकालेगी, तो ये ऊर्जा का यूज करेगी। ऊर्जा कहाँ से आएगी, एटीपी से आएगी, कोशिका की सारी ऊर्जा। और वो कैसे बनेगी, जो हमने भोजन तोड़ा है वो सब एटीपी बनाएगा। क्या बनाएगा, जो भोजन आया है, जो ग्लूकोज से विखंडन हुआ है पायरुवेट के
ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से अलग अलग तरह से 3 तरह से विखंडन हुआ है, वहाँ से एटीपी बनता जाएगा और एटीपी बन के यूज होगा, परिचालन करती है। आते हैं आगे। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है, सिक्का, कॉइन, मनी है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यह है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी अणु बनाने की आता है। देखो एडीपी है, एक फॉस्फेट इसके साथ जुड़ गया, अटैच हो गया, प्लस हो गया, तो क्या एडीपी के साथ टी जुड़ गया और एटीपी बन गया। डी माने डाई, डाई माने होता है 2, डाई माने क्या होता है 2 होते हैं। टी माने ट्राई, ट्राई माने कितने होते हैं 3 बेटा, ये 3 फॉस्फेट हो गए, 2 फॉस्फेट के साथ 2 फॉस्फेट के साथ 1 फॉस्फेट जुड़ गया, कितने होगा 3 फॉस्फेट हो गए। अंतरोष्मी प्रक्रम एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें ऊष्मा अंदर ग्रहण की जाती है, जिस रासायनिक प्रक्रम में ऊष्मा ली जाती है उसे एंडोथर्मिक या अंतरोष्मी ये प्रक्रम कहते हैं। अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन कैलकुलेशन और जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जल के साथ एटीपी अंतरस्थ फास्फेट सहलग्नता, फास्फेट को सहलग्न जोड़ लेगा अपने, खंडित हो जाएगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल। 1 मोल अणुओं में 30.5 किलो जूल ऊर्जा बनेगी। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ये यांत्रिक ऊर्जा, यंत्र चलाने में, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश बनाने में, विद्युत ऊर्जा, करंट यूज करने में, इस प्रकार के अनेक उपयोग में जाती है आपके घर में जो ऊर्जा आती है कुछ भी। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों को सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संश्लेषण, इस सारा काम करता है। कोशिका में एटीपी क्या करेगा, पेशियों को सिकुड़ेगा और अपनी अवस्था में वापस लाएगा, वो खुद ही आ जाता है। प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन संश्लेषण करेगा, तंत्रिका जो मैसेज जा रहे हैं माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, उसका आवेग, इम्पल्स, उसको पावर, एक मोमेंटम समझ लो देने के लिए या एनर्जी देने, करंट कितना होती है, संचरण, बहने आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। किसी भी प्रक्रम में ये एटीपी यूज हो जाती है, इतनी जरूरी नहीं है एटीपी का फॉर्म जरूरी है। येलो कलर ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, क्यों, येलो कलर में जो बेटा एनसीईआरटी में होता है वो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, वो आपके बोर्ड में नहीं आते, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन में करना है तो आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। तो वायवीय जीवों को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं और अंतर कोशिका अवकाश, कोशिका के बीच में जो गैप होता है सुनिश्चित करता है सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में रहें। कोशिका बीच में गैप है, वहाँ पे वायु आ जाती है, वहाँ पे वायु के संपर्क में होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान मिश्रण द्वारा होता है। किसकी बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहा है, पौधे, पौधे ऑक्सीजन गिर रहा है। हम देख चुके हैं पौधे कैसे करते हैं, पौधों के बीच में, रंध्रों के बीच में गैप होता है, वहाँ पर कार्बन, वहाँ पर ऑक्सीजन होती है और बाद गैस होती है, और गैस से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर, वो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ऑक्सीजन आ जाएगी। ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज़्यादा होगी, अंदर कम होगी तो अंदर पहुँच जाएगी। इस प्रक्रिया विसरण कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। हमने कहा था डिफ्यूजन माने होता है उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को मिला लेना, अपने आप को एक सा कर लेना, विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। कोशिकाओं में उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की अवस्था पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संचरण क्रिया नहीं हो रही होती है, कार्बन से निष्कासन मुख्य आदान प्रदान किया, जिनमें श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संचरण में प्रयुक्त होती है तथा कोई CO2 निकलती है, समय ऑक्सीजन पर निकलना मुख्य घटना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग गलत पढ़ाते हैं, ये स्टेटमेंट ध्यान से देख लें, ये स्टेटमेंट बड़ा कंफ्यूजन है। कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। कब कब बेटा, रात्रि में, क्या है नाइट में, ठीक है, जब सूरज छुप गया है, क्योंकि सूरज जब खुलता है तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया चालू होती है। जो पेड़ पौधे सांस लेने में, सांस श्वसन करने में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, अभी हमने श्वसन पढ़ा, सभी जगह श्वसन होता है और श्वसन की प्रक्रिया सबकी लगभग एक जैसी है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और ऑक्सीजन यूज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो दिन में श्वसन में बनेगी वो दिन में प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल कर ली जाएगी। दिन में CO2 बनेगी श्वसन में, लेकिन ये यूज हो जाएगी, काय में होगी, काय में यूज होगी, प्रकाश संश्लेषण में, काय में, सूरज में, प्रकाश संश्लेषण में, उजाले में। इसलिए हमें CO2 दिखाई नहीं देगी, लेकिन रात में प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, इसलिए CO2 श्वसन तो रात और दिन के साथ चल रहा है, श्वसन कभी नहीं रुकता है। श्वसन रुकना मतलब कोशिका का खत्म होना। श्वसन चल रहा है रात में प्रकाश संश्लेषण चल रहा है तो CO2 यूज नहीं होगी, CO2 यूज नहीं होगी तो CO2 एक्स्ट्रा होगी, बाहर आ जाएगी। इसलिए रात में पेड़ पौधे CO2 छोड़ते हैं, ये स्टेटमेंट कही जाती है।
ध्यान रखना CO2 हर वक्त बन रही है, लेकिन रात में हमें यूँ दिखाई देती है कि रात में उसका उपयोग पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने में नहीं करते हैं, इसलिए वो रात में दिखाई देती है। अच्छी तरह से स्टेटमेंट दिमाग में बता लें। जंतु पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं जमीन वाले, परंतु जंतु जो जल में रहते हैं जल में विलय ऑक्सीजन घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने की आवश्यकता है। एक जलशाला में, जलशाला क्या होता है? एक्वेरियम। जलशाला एक्वेरियम में मछली का अवलोकन कीजिए, अपना मुंह खोलती बंद करती है, साथ ही आंखों के पीछे क्लोम छिद्र, आंखों के पीछे क्लोम छिद्र ढकने वाले प्रच्छद भी खुलता है पीछे का जगह जगह, ठीक है, जहाँ से वो खुल लेता है। क्या मुंह और क्लोम छिद्र खुलने के बंद होने समय किसी तरह का समन्वय है? बिल्कुल एडजस्ट है। फिर गिनती करो, मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती बंद करती है, इसकी तुलना आप अपनी श्वास को 1 मिनट के अंदर बाहर करो। मछली ज़्यादा पावर लेती है क्योंकि ऑक्सीजन उसमें कम होती है। किसमें? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। हमें सीधा हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हैं तो हमें ऑक्सीजन इतनी नहीं चाहिए, तो हमारी श्वास दर कम होती है और मछली की श्वास दर, सांस लेने की दर बहुत ज़्यादा होती है। जो जीव जल लेते हैं जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन मात्रा वायु में ऑक्सीजन मात्रा की तुलना में बहुत कम हो गया, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्तरीय जीवों की अपेक्षा तेज होती है। जलीय जीवों की श्वास दर तुत्र होती है, क्या तेज होती है? इसके मुकाबले होगी, सीधी बात है, जमीन पर रहने वाले जीवों के। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है, बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है। क्लोम माने छिद्र वही होते हैं जहाँ से घुली हुई ऑक्सीजन रुधिर खींच लेगा। क्या खींच लेगा? नोट कर लें। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो सतह क्षेत्रफल बढ़ाती है। सभी के अंग जितने भी होंगे जो जीवन है उनमें क्षेत्रफल बढ़ेगा ताकि क्षेत्रफल में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में आ जाए, और ज़्यादा मात्रा में आएगी ऑक्सीजन तो काम बढ़िया होगा। जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय सतह के आर पार होता है। ये फेफड़ों की बात कर रहा है, यहाँ पे हम फेफड़ा आ गए। ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड का अदला बदली विनिमय होता है, एक्सचेंज। क्या होता है? एक्सचेंज, अदला बदली, ठीक है। अदला बदली इस सतह के आर पार होता है। इस सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा को उद्देश्य से शरीर के अंदर अवस्थित होती है, अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इस क्षेत्र जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए क्रिया विधि होती है, मैकेनिज्म होती है। चलिए अभी पढ़ेंगे, पहले जरा ये देख लें क्या कह रहा है येलो कलर में। और अधिक जाने, तंबाकू का सीधा उपयोग या सिगारेट, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दल और यकृत, लीवर, जिगर, यकृत का मतलब जी, लीवर, जिगर को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के द्वारा स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इस तरह फुफ्फुसी बीमारी, फेफड़ों बीमारी, फुफ्फुसी, फेफड़ा, लंग, कैंसर कई अन्य रूपों में प्रमुख कारक। भारत में गुटखा सेवन से मुंह के कैंसर घटनाएं बढ़ रही हैं। स्वस्थ रहें और तंबाकू से भरे उत्पादों को ना कहें। बिल्कुल, हमारे सर ने कभी आज तक नहीं दिया है बेटा, ये कल को पढ़ाएंगे, अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ से आपका सवाल बनेगा।